application of dimensional analysis। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, तो एप्लीकेशन में आज जो पहला टर्म स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ formula। ओके स्टूडेंट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। ओके स्टूडेंट, तो इसमें होता क्या है? इस टर्म को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर से मेमोराइज करना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ओके, आपको याद होना चाहिए। कैसे हम इसे कहते हैं कि डायमेंशन क्या कहता है कि 1 + 1 क्या होना चाहिए? 1। लेकिन आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि 1 + 1 क्या होता है? 2। लेकिन डायमेंशन कहता है कि 1 + 1 क्या होना चाहिए? 1। कैसे इस बात को मैं कह रहा हूँ? ओके, इट मीन्स 1 + a करेंगे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन क्या हो गए? अलग अलग है। ओके स्टूडेंट, सो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। इट मीन्स दो सेम फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। क्यों? सही है, दो सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमें रिजल्ट देगा। लेकिन दो डिफरेंट डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, सो इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए आपका सबसे फेमस इक्वेशन, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + ab, इसे चेक करते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो क्या होता है? हमने लेफ्ट हैंड साइड का लिया डायमेंशन, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई? L t - 1। ओके, सही है। फिर आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? राइट हैंड साइड की डायमेंशन को लिया, और वो राइट हैंड साइड क्या है हमारा? u + at। तो u का डायमेंशन क्या हो गया? L t - 1 प्लस a क्या है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन L t - 2 और टाइम की डायमेंशन हो गई t। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। L t - 1 प्लस L t - 2, L t - 2 और ये t का पावर क्या है? 1 है, ये हो जाएगा +1। सॉल्व किया, L t - 1 प्लस L t - 1। लुक इट हियर, वही लॉजिक, 1 + 1 क्या होता है? 1 होता है डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? सेम हो गई, सेम डायमेंशन की है, इसलिए रिजल्ट क्या होगा? L t - 2। L t के माइनस क्या हो जाएगा? 1। ऑलवेज रिमेंबर, इन्हें जोड़ने के बाद से आप यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस इस बात की परमिशन नहीं देता। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे 2 नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? सेम है। सो प्लीज क्या हुआ? एक बार आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन की क्या है? इक्वल। सो आप यहाँ पे फाइनल आंसर करेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, ये हो गई बात। फिर इसी तरह से और भी हम लेते हैं, एक और फार्मूला यूज करते हैं, k = mv²।
आपका फेमस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इसे भी चेक करते हैं। और क्यों मैंने इसको इस फार्मूले को लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर है और आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है कि नंबर का डायमेंशन नहीं होता। क्लियर है? तो नंबर की जब डायमेंशन नहीं होते तो फिर से एक बार फिर लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क, और वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m L/2 और t पे -2। राइट हैंड साइड यूज करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है, मास है, तो मास का डायमेंशन m हुआ और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, f(t-1) और उसकी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, m L/2 t पे -2। क्यों, क्या लगा, फार्मूला सही है? ओके, ये फार्मूला क्या है, सही है, यानी कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, एक फार्मूला और यूज कर लेते हैं। आपका बहुत एक फेमस फार्मूला, आपने इसको बहुत बार यूज किया है, F = ma, फंडामेंटल फार्मूला F = ma, और इसे यूज करते हैं। और ये क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन में हो जाएगा m L/t-2। राइट हैंड साइड के डायमेंशन में चलते हैं, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या कहेगा, मास और एक्सेलरेशन का L/2। सो वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो राइट हैंड साइड के डायमेंशन ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट। सो वंस अगेन दिस फार्मूला इज करेक्ट। कैसे करेक्ट कर रहे हैं, डायमेंशनली करेक्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन के डायमेंशनल एप्लीकेशन के नए टर्म में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, नंबर 2 क्या है, मैं बार बार डाल लेता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये हो गया आपका, ठीक है। आज हम लोग नंबर 2 यानी एप्लीकेशन नंबर 2 में क्या स्टडी करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा टर्म है ये। हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम चेंज करेंगे। सिस्टम क्या मीन्स, हम ये कहने जा रहे हैं कि अगर हमने SI सिस्टम को किस में चेंज करेंगे, सीरीज में, या फिर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को, जैसे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को हम सेकेंड या यूँ कह लीजिए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे। एक बार और मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये फ्रेंड लिसन केयरफुली, क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम SI सिस्टम को सीरीज में चेंज कर रहे हैं। मैं ये ट्रिक दे रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका मेन थीम क्या है। ओके स्टूडेंट, थीम यही है कि हम फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कुछ छोटे और प्रीवियस एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री हैं, उस पर ज़रा ध्यान देंगे। सपोज कीजिए ऐसा हुआ कि आपसे कहा गया कि 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, या फिर और कह लीजिए 1000 मिलीमीटर। ये क्या है, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर दिया, चेंज किया। मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मीटर जो है वो क्या है, लेंथ की यूनिट है। मीटर क्या लेंथ भी हो सकता है, हाइट की यूनिट हो सकती है, विड्थ की यूनिट हो सकती है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर
टोटल लॉजिक या मेन कंसेप्ट क्या है कि लेंथ 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है या फिर 1000 मिलीमीटर है। क्या ऐसे में लेंथ चेंज हो गया? नहीं, यानी कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ओके स्टूडेंट, इट मीन्स हम अगर दो सिस्टम की बात करते हैं, फर्स्ट सिस्टम ये हमारा हुआ फर्स्ट सिस्टम, और हम बात करते हैं सेकेंड सिस्टम की। किसकी बात कर लिया? सेकेंड सिस्टम की, राइट। फर्स्ट सिस्टम MLT1 क्या हम कर रहे हैं? ये हमारे बेस हैं, बेस फंडामेंटल्स हैं, बेस डायमेंशंस हैं, MLT, राइट। यहाँ पर क्या हुआ? सेकेंड सिस्टम M2, N2 एंड T2, ये सेकेंड सिस्टम हो गए। बट फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। ऑलवेज रिमेंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इन दिस प्रोसेस फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर, क्लियर? तो यहाँ लेंथ चेंज नहीं हुआ। उसी तरह से जब भी ये एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे, सिस्टम चेंज होंगे लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। इसी वजह से इनकी डायमेंशन भी चेंज नहीं होगी। मास का डायमेंशन ये रहेगा, लेंथ का डायमेंशन भी चेंज नहीं होगा और टाइम का डायमेंशन भी चेंज नहीं होगा, राइट। बट यहाँ पे आपने इस एग्जाम्पल में देखा, इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। 1 से क्या हो गया? 100 हो गया। इट मीन्स यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई, राइट। तो ये दोनों सिस्टम आपस में क्या हो? बराबर, राइट। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम और ये हमारा सेकेंड सिस्टम। तो आस्किंग क्या होती है कि आपसे पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? हाउ मच सेंटीमीटर इन अ मीटर। तो इस बेस पर आपकी आस्किंग क्या हो जाती है? N2 इज इक्वल टू N1 और फिर M1 डायमेंशन A, L1 डायमेंशन B, T1 डायमेंशन C, फिर M2 डायमेंशन A, फिर L2 डायमेंशन B, T2 डायमेंशन C, राइट। तो N2 इज इक्वल टू N1 क्या करने हैं हमें? M1 बाई M2 होल डायमेंशन A, क्योंकि डायमेंशन सेम है मास का। उसी तरह से L1 बाई L2 डायमेंशन B, फिर टाइम T1 बाई T2 डायमेंशन C। ओके स्टूडेंट, ये वो फार्मूला हुआ जिस फार्मूले की हेल्प से हम सिस्टम क्या करेंगे? चेंज कर सकते हैं। SI से CGS में जा सकते हैं या फिर किसी गिवन सिस्टम को हम न्यू सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत फेमस है। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन मीन्स हम जानना चाहते हैं कि 1 न्यूटन मीन्स हाउ मच डाइन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। टेबल में यूज करेंगे पहला, यहाँ पे लिखेंगे SI और यहाँ मैंने लिखा CGS। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि नोट है कि न्यूटन क्या है? SI सिस्टम है और ये आपका डाइन क्या हो गई? CGS सिस्टम हो गई। तो इस बेस पर यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, SI सिस्टम में न्यूटन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे। CGS में हमें नहीं मालूम, N2 लिखेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जो हमें फाइंड करना है। SI सिस्टम में मास क्या है? इसमें होता है kg। CGS में मास क्या होती है?
ग्राम में होता है। एसआई में लेंथ क्या होती है? मीटर। और सीएस में लेंथ क्या होती है? सेंटीमीटर। राइट। फिर टाइम क्या होता है? सेकेंड। और ये टाइम क्या है? इंटू सेकेंड। में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम कि हाउ मच डाइन इन अ न्यूटन। तो ये न्यूटन हमारी पूरी एसआई सिस्टम होती है और ये टाइम हमारा क्या है? पूरी सीएस सिस्टम है। इस टेबल से आपको क्या मिला? इस टेबल से मुझे पूरा चार्ट मिल गया। और अब न्यूटन क्या है? फोर्स होता है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ लिख देंगे न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसके इस लाइन के लिखने के पीछे रीजन क्या है? इस लाइन के लिखने के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ से हमें मिलेगा कि फोर्स का डायमेंशन मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -1। राइट। इट मीन्स A = 1, B = 1 एंड C = -2। राइट। अब इस फार्मूले, इस गिवन डाटा का यूज हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में करेंगे। सो N2 = N1 क्या है? 1 है। मास क्या हो गया? kg, नीचे ग्राम, डायमेंशन 1, लेंथ क्या हो गया? मीटर, फिर सेंटीमीटर दूसरे सिस्टम में, डायमेंशन 1, और टाइम क्या है? सेकेंड है, -2। आपको मालूम है सीएस हो या फिर एसआई हो, टाइम के डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। सो प्लीज अब क्या सॉल्व करेंगे? N2 = 1, kg 1000 ग्राम होता है। हम ये लिखेंगे 1000 ग्राम बाई ग्राम। ओके। मीटर होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। राइट। फिर क्या करने वाले हैं? सेकंड क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड कैंसिल हो जाएगी। हमें इसका डायमेंशन क्या है? -2। राइट। अब क्या है? इसे और प्रोसीड करेंगे। N2 = 1, यहाँ रिजल्ट क्या मिला? 1000, उसकी पावर क्या है? 1। यहाँ रिजल्ट क्या मिला? 100, उसकी पावर क्या है? 1। और 1 का -2² की क्या होती है? वैल्यू 1 हो जाती है। राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जीरोस काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 5। That means 10 to the power 5. Result में भी यानी कि फाइनली we get N2 = 10 to the power 5। ये वो नोमिनल वैल्यू है जो हमें ये बताएगी कि 1 न्यूटन मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 9। सो डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं ये कन्वर्जन प्रोसेस आपको समझ में आएगा। इसके हेल्प से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये आपके एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का ये पार्ट नंबर 2 हो गया था, जिसमें हम लोगों ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लिया। 1 न्यूटन को हमने क्या कर दिया? डायन में चेंज किया। रिजल्ट हमें क्या मिली थी? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग काम करेंगे किस पे? एप्लीकेशन नंबर 3 पे। एप्लीकेशन नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फार्मूला डिराइव करेंगे। ओके। नंबर 3 है टू डिराइव a formula okay with the help of dimensional analysis। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या होता है, इस पे आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। क्या करते हैं इसमें? सपोज करिए इसे हम फिर से एग्जाम्पल से क्या करते हैं? समझाते हैं। एग्जाम्पल ये क्या है? P = 2π/L/G। तो इस एग्जाम्पल को लेना है मुझे
और मैंने लिया है t = 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ओके स्टूडेंट, तो इस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्या है, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसमें करते क्या है कि इस फार्मूले से इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये इंफॉर्मेशन है कि जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम की लेंथ पर डिपेंड करती है, और ये जो टाइम पीरियड है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करती है। ओके, तो इनके डायमेंशन हम फिक्स कर देते हैं ए एंड बी। फिर क्या करते हैं, इसे कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे तो t प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a एंड g टू द पावर b। ओके, a एंड b क्या है, इसके डायमेंशंस हैं। ओके, नाउ t लिखेंगे k l की पावर a एंड g की पावर b। k यहाँ पर क्या है, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस के टर्म में कि यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो अब इसमें होता ये है कि दोनों साइड के डायमेंशन को यूज करेंगे, n टू द पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर क्या हो जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ टाइम की वैल्यू, टाइम की डायमेंशन क्या है 1 है, इसमें मास और लेंथ नहीं है, इसीलिए उसकी डायमेंशन को मैंने क्या लिखा है 0। ओके, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, लिख लेंगे l है, l की डायमेंशन हो गई पावर एरिया, और g के लिए क्या यूज करते हैं, l t पे -2 पावर क्या हो गई b। अब इसे सॉल्व करेंगे, l a प्लस b हुआ, l की पावर a और यहाँ पे भी पावर क्या हो गई s। अब ये हो जाएगा t -2b, t की पावर -2b। अब इसे हम समराइज करेंगे। समराइज करने के लिए हमने दोनों साइड को क्या कर दिया, लिख दिया। ओके, t इक्वल टू k लिया, k क्या है हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, l टू द पावर एरिया, फिर g टू द पावर क्या कर लिया b हो गई। तो k हमारा ये हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते। क्यों स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। ओके, नाउ अब आगे की जो प्रोसीजर है आपके सामने यहाँ लिखा हुआ मैंने कि टाइम में मास और लेंथ नहीं है, इसलिए m की पावर 0, l की पावर 0, p की पावर क्या हो गई 1 हो गई। ओके स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, हमने जब इसे सॉल्व किया तो l की पावर क्या मिला a प्लस b और t की पावर क्या मिल गया -2b। अब इसे हम कंपेयर करते हैं, यानी कि आफ्टर कंपेयरिंग हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, m l को l से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b इक्वल टू 0। टाइम से कंपेयर करेंगे तो -2b इक्वल टू 1। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू जाएगा -1/2 और a इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2। राइट स्टूडेंट, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी कि इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 क्या देगा हमें, देखिए इक्वेशन 1 की वैल्यू है, लिखेंगे t इक्वल टू k, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। ओके स्टूडेंट, तो इसे सॉल्व करते हैं, k अंडर रूट l बाई जी। ये आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें नहीं बताई जाती कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो विद द प्रैक्टिकल और हमारे प्रीवियस इंफॉर्मेशन से इसकी वैल्यू क्या है एडॉप्ट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली हम यहाँ लिखते हैं, प्रैक्टिकली k इक्वल टू 2π। जब 2π लगाएंगे तो t इक्वल टू क्या होगा 2π अंडर रूट l बाई जी। ये जो रिजल्ट आ गया ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये बता रहा है कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके
इस गिवन फार्मूले को हमने क्या कर दिया, फिर राइट कर दिया। ओके स्टूडेंट, इसे आप अच्छे से नोट कर लें और नोट करने के बाद से जो भी प्रॉब्लम होती है 1 बाय 1 क्या करें, पूछ लें।